Hi students, welcome to Net Study. I hope you all are doing well. My dear students, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आज हम इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे जो कि हम ये टेलीग्राम चैनल पे इसको प्रोवाइड कराते हैं। पहले फिर उसके बाद उसका डेली हम एनालिसिस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का 25वां पार्ट है और इससे पहले हमने 24 पार्ट को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो स्टूडेंट्स उसको ज़रूर देखें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप डेली क्विज को सॉल्व करें और वीडियोस वगैरह यहीं से आप पा सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब पर कोई कभी कभी ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती है, तो आप यहां से डेली यूट्यूब वीडियोस पा सकते हैं और जो भी पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है यहां से आप पा सकते हैं। और जो मोटिवेशनल कोट्स होते हैं आप यहां से इसको देख सकते हैं क्योंकि मोटिवेशनल कोट भी हमारी जिंदगी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब उस समय जब हम पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं लगता या फिर और किसी भी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं, तो इस तरीके से हम जब इन क्वेट्स वगैरह को पढ़ते हैं तो हमें हमारे अंदर एक जोश निकल के आता है, एक जज्बा निकल के आता है। तो फिर उसके बाद हम अपने सही डायरेक्शन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, देखते हैं पहला सवाल। माय डियर स्टूडेंट्स, ये पहला जो सवाल है कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है इसके स्टेजेस की बात की जा रही है। कह रहा है कि इंक्लूडिंग द कन्वर्जन ऑफ द सिंबल्स इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, यानी जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का जो स्टेज है माय डियर स्टूडेंट्स, हमने बहुत ही बार आपके साथ, अगर आप ये वीडियो इस सीरीज जो ये सीरीज चल रही है आप इसको फॉलो कर रहे होंगे तो इधर 4-5 वीडियोस में हमने कम्युनिकेशन के जो स्टेजेस हैं बहुत ही डिटेल में आपके साथ डिस्कस किए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमसे पूछा क्या गया है, जो स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन हैं, कम्युनिकेशन के प्रोसेस के जो स्टेजेस हैं उसमें कहा गया कि इंक्लूड करता है कन्वर्जन ऑफ सिंबल का कन्वर्ज करना इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में सिंबल को कन्वर्ट करना, ये किस में आता है। तो इसके स्टेजेस कौन कौन से हैं? इनकोडिंग भी इसका एक स्टेज है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, डिकोडिंग भी एक स्टेज है, रिसीविंग भी और चैनलाइजिंग भी, ये सारे स्टेज हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के। हमसे पूछा गया है कि ये जो सिंबल्स का ये कन्वर्जन होता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के लिए वो किस में होता है, किस। फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। डिकोडिंग में ये जो सिंबल्स होते हैं उनका कन्वर्जन करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, डिकोडिंग जो होती है ये डिकोडर की तरफ से की जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि डिकोडर जो होगा वो रिसीवर को कहा जाता है। कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है, रिसीवर तो आप बहुत बार सुने होंगे, लेकिन फ्रेंड्स आज आप ये भी अपने जहन में बैठा लें कि रिसीवर को डिकोडर भी कहा जाता है। और जो डिकोडर होता है, जब जो सिंबल्स होते हैं, जो आइडियाज वगैरह, यानी जो सेंडर भेजा रहता है मैसेज, उसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में अपने हिसाब से मतलब कन्वर्ट करता है, तब उसको डिकोडिंग बोला जाता है। ये कौन करता है? ये रिसीवर करता है, यानी डिकोडर करता है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए इसके बारे में और थोड़ा बहुत जाने। इसमें तो हमने ये इसमें बहुत डिटेल में बताया गया है माय डियर स्टूडेंट, हम थोड़ा बहुत इसमें समझेंगे कि सबसे पहले क्या होगा स्टेजेस में, सेंडर होगा। सेंडर के बाद क्या, सेंडर क्या करेगा, जो भी उसके मन में जो भी आइडिया आएगा, इंफॉर्मेशन वगैरह आएगी, उसको वो इनकोड करेगा, इनकोड करके वो मैसेज के फॉर्म में उसे बनाएगा, तो इनकोडिंग आ जाती है। फिर उसके बाद वो सोचेगा, जब मैसेज बन गया ये सारा, तो फिर वो सोचेगा कि ट्रांसमिट किया जाए मैसेज का, तो वो किसके थ्रू होगा, कोई चैनल होगा उसके थ्रू होगा, मीडियम होगा, उसको मीडियम भी कहा जाता है, मीडियम होगा। जैसे कहा जा सकता है फ्रेंड्स, किस चैनल के माध्यम, यानी वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है,
अगर माय डियर स्टूडेंट्स आप वर्बल और नॉन वर्बल नहीं समझ पा रहे हैं तो फ्रेंड्स हमने इस पे भी वीडियो बना दी है। आप वहां मेरे ये जो नेट स्टडी है इस पे इसके प्लेलिस्ट में जाए, वहां से कम्युनिकेशन के फोल्डर में जाके ये सारी चीजों को आप देख सकते हैं। तो या तो वो किसमें, वर्बल कम्युनिकेशन में या फिर नॉन वर्बल में वो भेज सकता है। फिर चैनल के बाद क्या आएगा, फिर वो रिसीवर के पास, ये जो रिसीवर के पास पहुंचेगा, रिसीवर क्या करेगा, इसको डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद वो फीडबैक देगा। ये एक प्रोसेस होता है एक इंफॉर्मेशन का, जो कि इसमें सारी बातें माय डियर स्टूडेंट्स इसमें बताई गई हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। स्टूडेंट्स ये टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहा गया कि जो एक इफेक्टिव टीचिंग होती है उसके की बिहेवियर के बारे में हमसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए में दिया गया स्ट्रक्चरिंग, ऑप्शन बी में दिया गया इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, ऑप्शन सी में दिया गया क्वेश्चनिंग, ऑप्शन डी में दिया गया है यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन। माय डियर स्टूडेंट्स जो की बिहेवियर होता है इफेक्टिव टीचिंग का वो इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होता है। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि टीचिंग करते समय टूल्स का यूज करना, जैसे डायग्राम के थ्रू पढ़ाया जा सकता है, मैप के थ्रू पढ़ाया जा सकता है, ऑडियो वीडियो के थ्रू पढ़ाया जाए। ये एक इंस्ट्रक्शनल वैरायटी है, यानी अलग अलग चीज है ये इंस्ट्रक्शन करने के लिए। आइए इसके बारे में देखें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखते हैं। कहा गया कि जो की बिहेवियर है किसका, एक इफेक्टिव टीचिंग का, वो क्या क्या होता है। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स लेसन की क्लैरिटी होती है। अगर जो भी स्टूडेंट्स हैं क्लासरूम में उनको जो भी लेसन पढ़ाया जाए उसका जब तक वो समझ में उन लोगों को नहीं आ जाता, एक एक चीज क्लियर नहीं हो जाएगी, तब तक वो इफेक्टिव टीचिंग नहीं मानी जाएगी, यानी चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। और ये सारी चीजें जो स्टेप बाय स्टेप कराई जाती हैं। और कहा गया कि इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, जो कि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है, एक वैरायटी ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग टूल की एक वैरायटी है। उसमें क्या क्या आ जा सकता है, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी, मटेरियल्स, एक्टिविटीज, स्पेस एंड डिस्प्लेस वगैरह के थ्रू ये सारी चीजें कराई जाती हैं। और जो यूज किया जाता है वेरिएशन क्या क्या, वॉइस में, गेस्चर में, रिवॉर्ड में एंड रीइंफोर्समेंट में। और टीचर टास्क ओरिएंटेशन की बात की जा रही है। जो की बिहेवियर है किसका, इफेक्टिव टीचिंग का, उसमें टीचर टास्क भी आता है, यानी मैक्सिमाइज करेगा टाइम स्पेंड टीचिंग में, यानी टीचिंग में कितना ज्यादा वो टाइम स्पेंड कर रहा है जो टीचर होता है। और उसके लिए श्योर होगा क्या, मटेरियल हैंडल करेगा इनएविटेबल इंटरप्शन क्विकली, जो भी बाधाएं आ रही हैं उसको जल्दी वो सॉल्व करने की कोशिश करेगा। और जो जल्द करेगा केस में कलेक्टिंग एंड गिविंग ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल का कलेक्शन करना, उसको बांटना, ये बहुत जल्दी होना चाहिए। एक टीचर की जो इफेक्टिव टीचिंग है उसमें ये आता है। और प्रिवेंट करेगा या फिर जल्दी करेगा किसमें, पुट इन टू डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर, जो भी डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर है उसको वो जो है रोकेगा। और ऑर्गेनाइज करेगा जो भी लेसन्स हैं उसको अच्छे तरीके से, और इस्टेब्लिश करेगा स्मूथ ट्रांजिशन को, वो जो है इस्टेब्लिश करेगा क्लासरूम में। उसी में फिर बात की गई इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में इंगेजमेंट हो, यानी वो लगातार जो है मॉनिटर करता रहेगा कि ग्रुप वर्क को, सेट रूल्स, जो भी रूल बनाए जाएं स्टूडेंट के लिए जब वो क्लास को छोड़ते हैं या फिर डिसरप्ट करते हैं, इन सब के लिए रूल बनाए। ये किस में आता है, इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस में। और जो डेली जो है शेड्यूल को मिनिमाइज करता है, और जो भी स्टूडेंट के मन में कॉन्फ्यूजन होती है उसको दूर करता है। और ये जो इंडिपेंडेंट वर्क दे देता है जो भी इसमें इंटरेस्टिंग होते हैं। आई होप ये सारी चीजें फ्रेंड्स क्लियर हुई होंगी।
जो भी की बिहेवियर है इफेक्टिव टीचिंग का, जैसे क्या हो गया, ओवरव्यू देते हैं, लेसन क्लैरिटी हो गई, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी हो गई, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी हो गई, टीचर टास्क ओरिएंटेशन हो गया, इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस हो गया, और स्टूडेंट का सक्सेस रेट जो होता है, ये सारी चीजें जो है कि बिहेवियर में आती है एक इफेक्टिव टीचिंग के। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं फ्रेंड्स। कहा गया कि माउंटेन जो होगा, ये रीजनिंग से सवाल है, माउंटेन जो होगा अगर वैले से संबंधित है तो जीनियस जो है किससे संबंधित होगा। फ्रेंड्स अगर आप देखें, माउंटेन क्या होता है, पहाड़ को कहते हैं, पर्वत को कहते हैं, और वैली जो होता है वो घाटी को कहते हैं। यानी पहाड़ ऊंचा होता है और वो जो घाटी होती है वो गहरी होती है, यानी इसका जो डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है। तो ऐसे अगर जीनियस को देखें तो जीनियस का मतलब क्या होता है, अक्लमंद, दिमाग वाला होता है। लेकिन अगर इसका अपोजिट क्या होगा, क्या ये ब्रेन होगा, ब्रेन तो नहीं हो सकता। क्या ये इडियट होगा या थिंक होगा या फिर इंटेलिजेंस होगा, इंटेलिजेंस भी नहीं हो सकता या ना ब्रेन हो सकता है, थिंक भी नहीं होगा। इडियट का मतलब होता है बेवकूफ, यानी अक्लमंद के मुकाबले में बेवकूफ आता है, यानी जीनियस का जो अपोजिट होगा वो इडियट हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं फ्रेंड्स। कहा गया कि ये डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन काफी बड़ा है लेकिन बड़ा आसान सा सवाल है ये, और इससे रिलेटेड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कहा गया कि एक पोस्टमैन है जो 20 मीटर चलता है और स्ट्रेट चलता है अपनी ऑफिस से, यानी जो जो भी उसकी ऑफिस है, कहीं भी मान सकते हैं, वो स्ट्रेट चलता है, यानी इस तरफ भी चल सकता है, इस तरफ भी चल सकता है, इस तरफ कहीं भी। हमसे कहा है सीधे, तो हम यहां पे इस तरफ 20 किलोमीटर यहां पे ये चलेगा। क्या कह रहा है कि 20 मीटर चला, फिर उसके बाद टर्न हुआ तो राइट मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर राइट मुड़ के ये 10 मीटर यहां से चलता है। फिर क्या कह रहा है कि आफ्टर टर्निंग लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, फिर यहां से ये लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट इस तरफ मुड़ेगा तो 10 मीटर यहां पे चला। फिर क्या कहा गया, आफ्टर टर्निंग राइट एंड 20 मीटर, फिर राइट मुड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, राइट कहां पे होगा, इधर होगा, तो कितना चला, 20 मीटर चला। फिर क्या कहा गया, ही अगेन टर्न राइट एंड वॉक 70 मीटर। अब यहां से ये राइट मुड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो किस तरफ जाएगा, राइट। अब यहां पे ये चला आएगा, कितना चला, 70 मीटर यहां पे ये चलता है। फिर कहा गया कि हाउ फॉर ही इज फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी यहां से जो वो चला था अब यहां ये पहुंच गया है, इसके बीच की दूरी कितनी है, यानी इसके ऑफिस से अब वो जो एंडिंग पॉइंट है उसकी दूरी कितनी है। फ्रेंड्स आइए इसको हम अच्छे से और तरीके से समझे यहां पे आगे। जैसे कि फ्रेंड्स हम आपको बता चुके हैं, क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, 20 मीटर चला सीधे, फिर ये राइट मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर ये लेफ्ट मुड़ा 10 मीटर चला, फिर ये यहां से राइट मुड़ता और 20 मीटर चलता है, फिर यहां से ये क्या है, राइट मुड़ता और 70 मीटर चल के यहां पहुंचता है। तो फ्रेंड्स अब यहां पे देखें तो हमें क्या बताना है, इसके और इसके बीच की दूरी हमें बतानी है। तो ये कितना है, 20 मीटर है, और ये कितना है, 10 मीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ माय डियर स्टूडेंट्स कि यहां से यहां जो है अगर 20 मीटर है और 10 मीटर 30 मीटर, यानी 30 मीटर यहां से यहां हो जाएगा, यहां से यहां 30 मीटर हो जाएगा। और अगर टोटल जो है 70 है, कहां से यहां तक 70 है, तो अगर 30 मीटर यहां तक हो गया तो ये 40 मीटर बचेगा, 40 मीटर। और ये इसकी दूरी 30 मीटर कैसे आई, कि क्योंकि ये जो दूरी है वो 10 मीटर है और ये जो दूरी है वो 20 मीटर है, तो इस वजह से जब 10 और 20 को ऐड करेंगे तो ये 30 मीटर बन जाएगी। अब फ्रेंड्स यहां पे देखिए, ये दूरी यहां से 30 मीटर और ये दूरी यहां से 40 मीटर। अब हमें ये दूरी बतानी है, इनके बीच की दूरी क्या है। तो
तो फ्रेंड्स इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है एक पाइथागोरस थ्योरम होती है उससे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि यहां पे बताया गया है, देखिए यहां पे ये बताया गया है कैसे किया गया। डिस्टेंस निकालने के लिए फ्रॉम हिज ऑफिस से हम 30 का स्क्वायर करेंगे और ये अंडर रूट में है फ्रेंड्स, ये ध्यान रहे आपको। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक मिनट, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। और 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये अंडर रूट में है ये चीजें। अब जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या होगा, 2500 मिल जाएगा, जो कि ये अंडर रूट में यहां पे होगा जैसे कि यहां पे शो कराया गया है। और जब हम 25 को स्क्वायर में बदलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2500 को तो हमें 50 मिल जाएगा, क्योंकि 50 का जो स्क्वायर होता है वो 2500 होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स बनेगा वो 50 मीटर बन जाएगा। तो 50 किस में दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है। इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। कहा गया कि मोदालियर कमीशन जो है किस साल में आई थी, हमसे ये पूछा गया। डायरेक्ट क्वेश्चन है और इस तरीके से जो हायर एजुकेशन जो हमारा यूनिट है उसमें ये डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोदालियर कमीशन कब आया था, राधा कृष्ण कमीशन कब आया था, कोठारी कमीशन कब आया था, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। फ्रेंड्स इसमें हमसे बात की गई कि मोदालियर कमीशन कब किस साल में आया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 1952 में मोदालियर कमीशन आया था। फ्रेंड्स ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। हम मिलेंगे आपके साथ नई वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।